नमस्कार आप सभी बच्चों को खेतेश्वर पब्लिक स्कूल बड़ले की ऑनलाइन क्लासेस में आप कक्षा 8 के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैंने बोला कक्षा 8, आप भी समझ गए होंगे कि आप सब कक्षा 7 के बच्चे हैं और आपने अब कक्षा 7 पास करके कक्षा 8 में प्रवेश कर लिया है। ये पहला मौका है आपको ज़िंदगी का कि जिसमें आपको बगैर एग्ज़ाम दिए अपनी अगली कक्षा में जाने का मौका मिला है। ये सब कोरोना के चलते हुआ है। अब इसमें आपके लिए कोरोना क्या भूमिका निभा गया वो अलग बात है, पर मेरा एक निवेदन है, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हम लोग आज कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पहले अध्याय, पहले चैप्टर या पहले लेसन की जो मैं बात करूं, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, उसकी बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको चैप्टर पढ़ाते समय जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो के साथ इस चैप्टर के जो पेज हैं, उसका चैप्टर का जो पहला पेज, दूसरा पेज का स्क्रीनशॉट आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि हमारे राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड के कोर्स को सरकार ने एनसीईआरटी लागू कर दिया है। तो वो बुक्स आपके पास होगी नहीं, तो उन बुक्स की पीडीएफ या उन बुक्स का स्क्रीनशॉट मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। उसको पढ़िएगा और पढ़ने के साथ साथ फिर मेरे बात इस वीडियो को समझिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। और अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं उसे, कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो में मैं अपनी सारी बात क्लियर करूंगा। ध्यान दीजिएगा, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। शुरुआत करते हैं हम फसल से। एक शब्द आता है हमारे पास, फसल। कई बार सुना होगा, लेकिन विज्ञान के लहजे से चलें, इसको समझने का प्रयास करें कि भाई फसल क्या होती है। तो मैं कह सकता हूं, एक जैसे पौधों का समूह, एक जैसे पौधों का समूह फसल कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा बाजरे की फसल, सारे पौधे बाजरे के हैं। गेहूं की फसल, खेत है बहुत बड़ा है, कई बीघा बड़ा खेत है और उसमें सारे पौधे गेहूं के। चने की फसल, तो सारे चने के पौधे हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, मिश्रित कृषि होती है वो अलग बात है, लेकिन एक बात फसल की बात करूं तो एक जैसे पौधों का समूह क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। ठीक है, फसल के प्रकार बताऊंगा। उससे पहले हम एक और बात पे चलते हैं कि इस अध्याय में हमारे पास दो बच्चे हैं, पहेली और बूझो। छुट्टियों का दिन है, अपने गांव जाते हैं और अपने गांव में वो खेत में जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां खेत में फसल उत्पादन का कार्य किया जा रहा है और उस कार्य में तरह तरह के औजार उपकरण काम में लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग गांव से हैं, आप अच्छे से जानते होंगे कि खेतों में काम करते समय हम लोग कई बार कुछ औजार देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, यदि कहूं मैं हल, आप सब इससे परिचित हैं, हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे, लेकिन आप सब हल से परिचित हैं। जमीन को पोला करने के लिए हल चलाया जाता है। मैं बात करूं एक और औजार की जिसका नाम है कुदाली। आप सब इससे परिचित हैं। ठीक है, ये भी हल के जैसा ही काम करने वाला एक छोटा औजार है। मैं बात करूं दरांती की, जानते हैं आप सब, फसल को काटने में काम आने वाला औजार है। और जानते क्या, मुझसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे औजारों के बारे में, फसल के बारे में, क्योंकि आप गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में आपने फसल उत्पादन और उन सब कामों को देखा है। तो हल, कुदाली, दरांती, ये सब कुछ औजार होते हैं। इन औजारों की बात मैं कर रहा हूं कि ये फसल उत्पादन के लिए कुछ औजार हैं और कई तरह के हैं, बात करेंगे आगे। तो ये सब औजार फसल उत्पादन के समय हम किसानों द्वारा काम में लिए जाते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि भाई फसल का उत्पादन करते ही क्यों है? ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि मनुष्य या जो जंतु हैं वो सभी सजीव हैं। ठीक है,
अब सजीवों के दो प्रकार हैं। अगर मैं बात करूं कि सजीव हैं तो सजीवों के दो प्रकार हैं, या मैं यूं कहूं कि चलो मैं प्रकृति को दो भागों में बांट देता हूं, सजीव और निर्जीव। और सजीवों को अगर मैं बांटूं तो सजीवों में क्या होगा, एक होगा पौधे, पेड़ या पौधे जिनको हम कहते हैं पौधे, और दूसरा होगा जंतु, पौधे और जंतु। तो मैं बात करूं कि पौधे और जंतुओं में से फसल अर्थात पौधे है ना, तो फसल या पौधों का संबंध जो है इस ग्रुप से, ठीक है। तो ये जो पौधे होते हैं और ये जो जंतु होते हैं, पौधों को विज्ञान की भाषा में कहा जाता है उत्पादक, क्योंकि जितना कुछ भी उत्पादन होता है, खाने पीने की जितनी भी सामग्री होती है, ये सब इन उत्पादकों द्वारा बनाई जाती है। जंतु तो केवल उपभोक्ता होते हैं। बात करूं मैं आप और हम की, है ना, हम और आप सब क्या हैं, उपभोक्ता। हम केवल इन पौधों यानी इन उत्पादकों द्वारा बनाई गई सामग्री का उपयोग करते हैं। हम कहते हैं आलू की सब्जी बनाई, माँ ने, मम्मी ने आलू की सब्जी बनाई है, तो माँ ने आलू की सब्जी में आलू, टमाटर, धनिया, मिर्ची जो भी डाला है, वो केवल उसको कच्ची सामग्री को उन्होंने खाने लायक पक्का बनाया है, न कि उन्होंने आलू, टमाटर, धनिया, मिर्ची का उत्पादन करा। उत्पादन तो पौधे करते हैं, माँ तो केवल उसको खाने योग्य बना करके दे रही है और फिर हम लोग खा रहे हैं क्योंकि हम उपभोक्ता है, ठीक है। तो प्रकृति में दो चीजें होती हैं सजीवों के अंदर, एक होते हैं उत्पादक, एक होते हैं उपभोक्ता। उत्पादक इस पूरी दुनिया के लिए भोजन का निर्माण करेंगे। आज हमारे देश की लगभग अगर मैं कहूं तो 130 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या है, ठीक है, उस जनसंख्या के लिए बड़े स्तर पर उत्पादक का काम पौधे करते हैं। और यूं कहूं कि पूरी दुनिया के लिए उत्पादक है तो कोई दो राय नहीं है। बाकी सारे हम सब जंतु, ठीक है, मैं आपको जंतु कह रहा हूं, पर क्यों कह रहा हूं, अगर कोई किसी को जंतु या जानवर कह दे तो शायद बड़ा गुस्सा आ जाए, ठीक है, पर विज्ञान की दृष्टि में आप और हम सब जंतु हैं, ठीक है। तो हम सारे जंतु इन उत्पादकों से भोजन प्राप्त करके अपना काम चलाते हैं। फिर प्रश्न उठेगा कि भाई हम भोजन इनसे प्राप्त करके करते क्या है ना, तो आपको ध्यान आएगा कि भाई हम इनसे भोजन लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, फिर क्या होता है, फिर पाचन करते हैं, फिर क्या होता है, पाचन करने के बाद जब वो पूरा पच जाता है तो उसका अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होने के बाद क्या होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाने के बाद क्या होता है, वो छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है। छोटी आंत अवशोषित करके कहाँ भेजती है, उसको खून में भेजती है। खून उसको लेकर कहाँ जाता है, कोशिकाओं तक जाता है। कोशिकाएं उसका क्या करती है, कोशिकाओं में खून के साथ वो पचा हुआ भोजन जब पहुंचता है और हमने जो सांस ली है, हमने जो श्वसन क्रिया की है, उसमें मौजूद ऑक्सीजन भी फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों से वो खून में जाती है और खून से कोशिका तक पहुंचती है। तो कोशिका में दो चीजें आ गई, एक आ गया पचा हुआ भोजन और एक आ गई ऑक्सीजन। इन दोनों की आपस में क्रिया होती है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और इस भोजन के ऑक्सीकरण से जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और ऊर्जा बनती है एटीपी के रूप में, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, उसके रूप में ऊर्जा बनती है। जल शरीर में काम आता है, अत्यंत आवश्यक पदार्थ है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। श्वसन की क्रिया का उल्टा प्रोसेस, ऑक्सीजन अंदर आई है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी। अब बचा कौन, एटीपी, जिसे हम ऊर्जा कह रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये शरीर में किसी न किसी रूप में, बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे, यह शरीर में सुरक्षित रहता है और फिर हम जो कुछ काम करते हैं उस काम में वो खर्च होता है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, मोबाइल चार्ज करते हैं और मोबाइल धीरे धीरे चार्ज होने के होता है और फिर जैसे जैसे काम में लेते हैं धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, फिर से चार्ज करना पड़ता है। वैसे ही हमने जो ऊर्जा बनाई है कोशिका में, उससे हमारा शरीर चार्ज होता है। खाना खाने के बाद हम चुस्ती फुर्ती से अपना सारा काम करते हैं और धीरे धीरे दैनिक दिनचर्या में अपने कामों को करते करते वो ऊर्जा खत्म होती है, फिर से भूख लगती है, फिर से भोजन ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको पूरी बात बताई कि भाई पौधे तो उत्पादक हैं, उन्होंने भोजन बनाया, पर हमने भोजन को क्यों खाया,
उसको खाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था, ये सारी बात अभी आपने को मैंने समझाई है। कक्षा में जब हम बोलते हैं तो ठीक है, आप एक बार सुनते हो, आपके पास यहाँ सुविधा है, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से मेरी बात को सुनिए। ये फायदा है ऑनलाइन क्लासेस का, ठीक है। तो आप फिर से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। केवल किताब के पन्ने पढ़ लिए, मैंने आपको उसमें रीडिंग लगा दी, आपको प्रश्नोत्तर करवा दिए, आपने याद कर लिया, आप पास हो गए, अगली कक्षा में चले गए, नहीं। पढ़ाई का ये उद्देश्य नहीं होता। पढ़ाई का उद्देश्य होता है कि हम अपने उस विषय को अच्छे से, गहराई से, बहुत समझ के साथ दैनिक जीवन में वो हमारे क्या किस तरह से लागू होती है, उस बात पर जाएंगे। जब हम उस बात पर जाएंगे तो हमको अपनी सारी बात समझ में आएगी। एक दूसरे से लिंक करेंगे पढ़ाई के विषयों को, तो हमें पढ़ने में और उस विषय में बहुत रुचि आएगी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ये पौधे जो होते हैं उत्पादक है। अब एक छोटी सी बात, छोटी कक्षाओं की है, मैं आपसे कर देता हूं कि जितने भी हमारे पौधे हैं, ये सारे पौधे उत्पादक हैं और ये सारे पौधे हमारे लिए भोजन निर्माण करते हैं। ये बात मैंने आपसे कही। ये सारे पौधे जो हमारे लिए भोजन निर्माण करते हैं, ये भोजन जो होता है हमें ऊर्जा देता है और उससे हमारा शरीर चलता है। लेकिन ये बीच का प्रोसेस, यहाँ पौधों द्वारा भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सभी जानते हैं, आप समझदार हैं। अगर आप कक्षा में होते तो अभी आप तुरंत जवाब देते। तो बता दूं मैं आपको कि ये क्रिया जो होती है, मैं यहां लिख रहा हूं, यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधों द्वारा भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। थोड़ा सा परिचय इसका दूंगा, बहुत बड़ी चीज है ये वैसे तो, देखा जाए तो बड़ी कक्षाओं में बड़े बड़े चैप्टर चलते हैं इस पर अभी आपको एक छोटी सी ऊपरी मोटे तौर पर जानकारी दूंगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है बेटा। तो देखो, हमारा विषय चल रहा था फसल, फसल से आए हम औजार पर, औजार से हम सजीव पर, सजीव से हम चले गए पौधों के भोजन निर्माण की क्रिया पर, क्योंकि ये सब टर्म्स, ये सारे शब्दार्थ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने समझने के लिए कुछ बातों को जानना जरूरी है, जो मैं उनकी कुछ बातें आपसे कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करके इस सब कंटेंट को आप अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कक्षा जैसे जैसे बड़ी हो, नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स का अर्थ सीधे सीधे बेटा, किसी भी विषय को सरल तरीके से पढ़ करके, समझ करके अपनी भाषा में लिखना, इसे नोट्स कहते हैं। भले आप इसको अपनी फेयर कॉपी में ना लिखें, लेकिन जब कक्षा चलती है उस समय भी आप इन बिंदुओं को अपनी रफ कॉपी में साथ साथ पढ़ते जाइए। बोर्ड पे जो सर लिखते हैं उसको लिखते जाइए और बाद में घर जाकर के विचार करिए, सोचिए, चिंतन मनन करिए, ठीक है, कि सर ने इन बारे में, इन शब्दों के बारे में क्या कहा। फिर आपको जब याद आएगी सारी कक्षा की बातें कि अच्छा सर ने तो मुझे ऐसा ऐसा बताया था, तो फिर उसको अपने शब्दों में लिख दीजिए। ये हो गए नोट्स, ठीक है। बड़ी कक्षाओं में सब इसी तरह से पढ़ते हैं और अब आप धीरे धीरे आदत बनाएंगे तो आपके लिए ये थोड़ी सुविधा रहेगी, ठीक है बेटा। हम आगे चलते हैं, इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसके साथ एक छोटी बात कर दूं, बोर्ड साफ करते करते, घर में रहिए, मम्मी पापा सभी बड़ों का कहना मानिए, उनके काम में उनकी मदद करिए, सुबह शाम समय पर नहा धोकर अपने इष्ट देव माँ दुर्गा, माँ भगवती के मंदिर में पूजा पाठ करिए, ठीक है। थोड़ा सुबह उठते समय पर उठकर, समय का मतलब ये नहीं 5 बजे उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। समय का मतलब है कि सुबह लगभग 7 बजे तक उठकर और अपनी व्यक्तिगत एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम ये भी करिए। इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, तो बात करेंगे हम पौधों के भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया की, जिसको नाम दिया गया प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्रिया आपके सामने है, पौधों के भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे देखिए बेटा, ये है अपनी जमीन, इसमें ये जब हमने बीज डाला तो बीज जब अंकुरित होता है ना, आपने देखा होगा कि एक बीज जो होता है, जैसे मैं नॉर्मली एक चने का बीज बना दूं तो इस तरह का जो एक बीज होता है, ठीक है बेटा। इस बीज में जब इसको मिट्टी में डाला जाता है और उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, तो इसके नीचे से यहाँ से भाग निकलता है
और ऊपर से भी कुछ भाग निकल आता है। नीचे वाला भाग मूलांकुर कहलाता है। इस भाग को मूलांकुर नाम से पता चल रहा है, मूल का अंकुर, जहां से जड़ बनेगी, मूल यानी जड़, जहां से जड़ बनेगी उसका अंकुरण फूटा है, इसे मूलांकुर नाम दिया जाएगा। और इसके ऊपर वाले भाग को प्रांकुर, जिससे प्ररोह बनेगा, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूं बेटा, ये शब्द आपके लिए नए होंगे इसीलिए लिख रहा हूं। जहां से प्ररोह बनेगा, प्ररोह का मतलब होता है पौधे का वह भाग जो जमीन से ऊपर हो, वो सारा भाग प्ररोह कहलाता है। तो प्रांकुर बनेगा और यहां से जो है इस भाग से मूलांकुर बनेगा। ये मूल का अंकुर है, जड़ बनेगी, नीचे जाएगी, है ना, जमीन में, जिसको कहते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वाकर्षण की तरफ बढ़ना। और ये होती है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, है ना, गुरुत्वाकर्षण नीचे लग रहा और ये प्रांकुर ऊपर जा रहा है। तो एक पौधे में जब बीज का अंकुरण होता है तो मूलांकुर प्रांकुर बनते हैं। छोटी क्लास में पढ़ रखा है, फिर भी दोहरा रहा हूं ताकि आपकी मेमोरी में आता रहे। तो बेटा ये जड़ें बनती है जब अंकुरण हो जाता है उसके बाद, और ये जो प्रांकुर है ये क्या करता है, पौधों को बनाता है। पौधे में शाखाएं निकलती है, आप सब परिचित है। शाखाओं के ऊपर आगे चल करके फूल आते हैं, ठीक है। और फूल जो होते हैं उनका अगला प्रोसेस, फूल के बाद अगला जो उसका क्रम होता है उसमें जो बनकर आते हैं वो होते हैं फल, ठीक है। पुष्प की संरचना, फल निर्माण, ये सब बड़ा अलग अलग बिंदु है, कभी बात होगी तो हम करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि पौधे से फल बनता है, पौधे से फूल बनते हैं और पौधे के ऊपर पत्तियां होती हैं, ठीक है बेटा। तो सीधी सी बात, ठीक। प्रकाश संश्लेषण बिंदु को पढ़ने जा रहे हैं तो सीधी सी बात है, पौधे जमीन से जड़ों द्वारा क्या करेंगे, जल लेंगे, पानी पिएंगे, आप पानी डालते हैं वो, साथ साथ उस जल के साथ आपने जो उसमें खाद डाली है पौधे के उस खड्डे में जहां पौधा डाला आपने, है ना, उसका बीज डाला है, तो उसमें जल के साथ साथ आपने उसमें जो खाद डाली है उस खाद के अंदर है खनिज लवण, ठीक है। ये खनिज लवण जो होते हैं पौधों के लिए जरूरी, जैसे हमारी बॉडी के लिए खनिज लवण, मिनरल्स, जिसको हम कहते हैं विटामिन जो होते हैं वो सब जरूरी, वैसे पौधों को भी खनिज चाहिए। तो पौधे को खाद से, आपके द्वारा डाली गई खाद से खनिज लवण मिलेगा, आपने उसको सींचा है, उसको पानी मिलेगा, ये जड़ों से ऊपर चढ़ेगा, शाखा तने में, फिर शाखाओं में, फिर सारे भागों में पहुंचेगा, ठीक है। ये जो पत्ती है ये क्या करेगी, सूरज से, है ना, मैं यहाँ सूरज नहीं बना पा रहा हूं लेकिन मानिए ये सूरज का प्रकाश है, तो ये सूरज से आने वाला प्रकाश जो होता है उस प्रकाश को ये पत्ती ग्रहण करेगी, साथ साथ वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ये क्या करेगी, ग्रहण करेगी। तो पौधे ने क्या क्या ले लिया, जल ले लिया, खनिज लवण ले लिया, प्रकाश ले लिया, CO2 ले लिया। अब ये पौधे की जो पत्ती है, आप सब जानते हो कि ये पत्ती हरे रंग की होती है, और ये हरा रंग, इसमें एक पर्णहरित, है ना, एक पर्णहरित नाम का पदार्थ होता है, उसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो जैसे अपने घर में मम्मी जो होती है, माँ जो होती है, माँ का काम जो होता है वही काम पर्णहरित का है ना। जैसे माँ आलू टमाटर धनिया मिर्ची लेकर के सब्जी बनाएगी, उसी तरीके से ये पर्णहरित जल, खनिज लवण, प्रकाश और CO2 इन सब को लेकर के पौधों के भोजन को बनाएगा, ठीक है। भोजन निर्माण की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और जब ये भोजन बन जाता है तो पौधा उससे मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग अपने दैनिक कार्यों के लिए करेगा। जैसे हम भोजन से ऊर्जा लेकर अपना काम करते हैं ना, वैसे पौधा भी अपनी ऊर्जा से क्या करेगा, अपने सारे दैनिक कार्य करेगा। पर जो बच जाएगी ऊर्जा उसका क्या करेगी, है ना। हम एक निश्चित मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन उसमें जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। हमने जितना इनपुट किया है उसको खर्च करते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसका क्या होता है, हमारे शरीर में अगर बात करें तो मोटापे के रूप में जमा हो जाएगा, ठीक है। आपने खाया है ज्यादा और उपयोग कम करा है तो शरीर मोटा हो जाएगा, ठीक है, वो दिक्कत वाली बात है। अगर आपने घर में मम्मी ने ज्यादा बनाया है और बच गया तो क्या करेंगे, नहीं करना चाहिए, पर ऐसा होता है। शहरी कल्चर है, पाश्चात्य कल्चर सभ्यता का एक प्रभाव है कि हमने एक फ्रिज नाम का पिंजरा बना दिया, उस पिंजरे में उसको जमा करके रखेंगे और अगले दिन गर्म करके फिर खाते हैं कुछ लोग। शहरी लोगों की बात कर रहा हूँ, आपके नहीं, आप ताजा बनाते हो, ताजा खाते हो, लेकिन शहरी लोग हमारे यहाँ के उसको रख के रखते हैं ज्यादा बना करके, फिर उसको ठंडा होता है उसको गर्म करते हैं, फिर खाते हैं और अपने शरीर का नुकसान करते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। पर पौधों का फ्रीज कौन है, पौधे किसमें अपने भोजन को, एक्स्ट्रा भोजन को कहाँ रखते हैं, फल में रखते हैं। पौधे अपने एक्स्ट्रा भोजन को फल के अंदर रखते हैं,
ठीक है। लेकिन मनुष्य कौन है? चोर है ना। मनुष्य एक चोर है जो पौधों के भोजन को चुराता है और खाता है। हम फल लेते हैं पौधों से और खाते हैं, ठीक है बेटा। तो कुछ बात मेरी समझ में आएगी हुई प्रकाश संश्लेषण से संबंध, ठीक। अब मैं इस विषय को वीडियो पॉज करिएगा और ये थोड़ा चित्र वगैरह बनाइएगा, मेरी बात को थोड़ा मन में दोहराइएगा। होमवर्क के प्रश्न में पहला प्रश्न आप लिखेंगे फसल किसे कहते हैं, है ना, मैंने बताया था किसे कहते हैं, वीडियो देखिएगा। फिर दूसरा प्रश्न आप लिखेंगे फसल उत्पादन में उपयोग होने वाले औजार कौन कौन से हैं, उनका नाम लिखिए। 2-3 नाम मैंने बताए, 2-4 नाम आपको याद हो, लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आप लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं। फिर ये चित्र बनाना और ये जो प्रकाश संश्लेषण जो जो बातें मैंने कही उन बातों को अपनी नोटबुक में लिखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपकी छुट्टियां अच्छे से बीत रही होगी, ठीक है। घर पे रहिए और इस काम को बोझ मत समझिएगा। ये जब साथ साथ होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, आपको दिक्कत ना हो इसलिए आपको सप्ताह में 1 दिन काम दे रहे हैं, लेकिन 6 विषय का काम दे रहे हैं। रोज एक विषय के काम को ठीक से अच्छी हैंडराइटिंग में मन लगा करके, नई कॉपी उपलब्ध हो तो नई में, नहीं तो पुरानी कॉपी के पीछे जो खाली पन्ने हैं उनमें इस काम को करिए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए मैं आज अपनी कक्षा को यही खत्म करता हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इतनी बात फिर अपलोड करने में दिक्कत आएगी। तो अपनी बात को खत्म करता हूं। अपने 3 प्रश्न आपको ध्यान है, उनको आप लिखिएगा, समझिएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत।